नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जीएस पेपर 2 2020 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हाल ही में 9 जनवरी को कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम ऑलरेडी जो पहला भाग है उसको कवर कर चुके हैं। अब हम आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम पॉलिटी के बचे हुए क्वेश्चंस आपके साथ कवर करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में बता चुका हूं कि कुल मिला के जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के 10 सवाल पूछे गए थे। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं एंड इस पार्ट 2 में हम आपके साथ बचे हुए 5 सवाल कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करते आए हैं, उनको बताना चाहूँगा कि लर्निंग थ्रू पीवाईपी जो सीरीज़ है, ये स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीवाईपी का फुल फॉर्म है प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी कि जो पिछले यूपीएससी के पुराने पेपर्स हैं उनके माध्यम से हम यहाँ पे कुछ सीखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं कोई ट्रेंड पैटर्न्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में बने हैं, कहीं कुछ क्वेश्चंस में रेपिटेशंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिली हैं या नहीं हैं, और इसी के तरीके से हम आने वाले मेंस की तैयारी करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडीज़ हैं, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, मैं विदिन 24 आवर्स उसका जवाब आपको दे दूंगा। ऑल्सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं 2021 के जून में जो होने वाला है, तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय कीजिएगा। इस कोर्स का नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है, एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट वाइज मैनर में, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसको आप अगर बाय करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू की ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है टोटली करंट अफेयर्स के आधार पे पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, तो इस पे हम ज़्यादा समय नहीं व्यक्त करेंगे। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो कि इस साल, जो कि यानी कि 2020 में अपीयर होकर आए हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके पॉइंट्स कैसे थे, तो वो लोग इस पर खास करके ध्यान दें। क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। Elucidate in the perspective of the Epidemic Diseases Act 1897, the Disaster Management Act 2005 and the recently passed Farms Act. देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी बन जाता है, बिकॉज एग्जामिनर ने जो हाल ही में पास हुए हैं कृषि कानून, उनके बारे में जिक्र भी किया। ये कहना ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज एग्जिबिट करता है। राइट, ये हमें भी मालूम है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it is quasi-federal in nature. I think we are well aware of this fact, right? ये जो quasi-federal in nature है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे unitary features हैं, they are much more as compared to the फेडरल फीचर्स। ये चीज़ हमें मालूम है, और ये चीज़ हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं, जब उसके सेलिएंट फीचर्स को पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। कई सारे इसकी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें स्टेट्स का ज़्यादा जोर नहीं चलता है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कानून बना सकती है। ये वाली पावर राज्यसभा को दे रखी है। इनफैक्ट यही नहीं, जो आपकी अनुसूची नंबर 7 है, जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं, जिसके ऊपर यदि केंद्र का कानून है तो उसके ऊपर राज्यों का कानून काम नहीं करेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे केवल ये नहीं पूछा। जो बातें हमने आपके साथ करी हैं, ये तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बतानी है कि डिस्कस वेरी ब्रीफली अबाउट द सेंट्रलाइजिंग नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ वेयर यू विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, फेडरल फीचर्स काफ़ी कम हैं, और इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है, वहाँ पर आप बताएंगे कि किस तरीके से एल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिडेमिक एक्ट, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड द रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स। और ये जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इन दोनों को ही
संशोधन करके पास किया गया था इस साल 2020 में, यानी कि जब कोविड-19 की महामारी भारत के ऊपर आई थी। और उस टाइम पे केंद्रीय सरकार ने किस तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ का इस्तेमाल किया, ये आपको यहाँ पे बेसिकली संबंध जोड़ना है। ठीक है, सो आई होप इंट्रोडक्शन और बॉडी आपकी क्लियर है। अब इसका आंसर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी एज क्वासी फेडरल। मैंने पहले भी कहा, इट मीन्स दैट कंट्री डज हैव फेडरल फीचर्स बट विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टिल्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो फेडरल फीचर्स हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन हमारा जो हमारी इंक्लिनेशन है, जो हमारा टिल्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो असल में केंद्र की तरफ ही है। इसको क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। इट अलाउज इट टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और यहाँ पर इमरजेंसी एक प्रॉब्लम आती है, या फिर किसी भी तरह का यदि कोई संकट आता है, उस केस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कम्प्लीटली फेडरल से यूनिटरी बन सकता है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। However, these provisions have both good and adverse implications for the functioning of a federal democracy। वो देख लेते हैं। गुड इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अभी जब कोविड-19 की महामारी आई, यूनियन एंड स्टेट्स हैव मैनेज टू पुट अप अ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट एंड द एनडीएमए बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ओनली। देखिए, अभी क्या हुआ कि जब शुरुआत हुई, आपको ध्यान होगा, जब 24 मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, जब हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन होने वाला है, तो उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्ट है और उनके पास इतनी पावर है कि वो ये बता सकें कि जी हाँ, पूरा जो लॉकडाउन है वो देशव्यापी लॉकडाउन हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम पे वो स्टेट से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी देश का हित इसी में है कि पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में चला जाए। और ये उनके पास पावर आती है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, एनडीएमए, जो कि अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं। और उस टाइम पे ये करना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर हम ना करते तो कोविड-19 जो है ये शायद बहुत ज़्यादा फैल जाता। तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ का अच्छा प्रभाव हमें अपने ही देश के ऊपर देखने को मिला। और हमने देखे किस तरीके से ईडीए और एनडीएमए दोनों एक्ट्स को अच्छी लाइट में दिखाया कि जी हाँ, इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। सिमिलरली, वाइल द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक प्रिवेंटिव इमरजेंसी मेजर्स टू कंट्रोल एपिडेमिक डिजीजेज at ports of entry and exit, states are empowered to adopt preventive, administrative and regulatory measures to contain the pandemic। तो यहाँ पर ये एक कितना अच्छा हमारा फीचर है कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए ताकि वो इमरजेंसी मेजर ले सकें, वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, उनको भी हमने सशक्त बनाया है कि वो भी यहाँ पे कुछ प्रिवेंटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर्स ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके केवल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म है, इसको कई बार मिसयूज़ किया गया है। और इसमें जो देखिए, आप सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स आप जब देते हैं तो आपने अपनी पॉलिटी की बेसिक नॉलेज में ही बहुत बार जाना होगा कि किस तरीके से मिसयूज़ हुआ है। फिर भले वो हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 356, जिसमें कि प्रेसिडेंट्स रूल की बात आती है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है SR बोम्मई का जो केस हुआ था, ठीक है, जिसमें लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कौन से केसेस हैं जहाँ पर कि प्रेसिडेंट रूल को लगाना वाजिब है, कौन से केसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को लगाना वाजिब नहीं है। ये है आपका आर्टिकल 356 वाला। यहाँ पे कई बार मिसयूज़ हुआ है। केवल यही नहीं, अगर हम देखते हैं गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर भी कई सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे अगेन कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अपनी पावर को मिसयूज़ किया है। तो ये आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देने हैं। और यहाँ पे एग्जांपल आप ये भी दे सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि देखिए तीनों कृषि कानूनों के बारे में आपको बात करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई ऐसा आपको बात नहीं करनी है जो कि किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल एंगल हो। आप एक पेपर लिख रहे हैं, एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली द पार्लियामेंट पास 3 key agricultural bills which otherwise come under the state's jurisdiction. Provision of emergency has been abused by earlier governments। Again, आपको ये नहीं बताना कि कौन सी गवर्नमेंट थी, कब यूज़ हुआ, आपको केवल बताना है कि इसका एब्यूज़ हुआ है, इसका बद इस्तेमाल हुआ है। राइट अब देखिए, यहाँ पे हमने एग्रीकल्चरल बिल्स को लेके बहुत ही एकेडमिक बात कही कि इवन दो कृषि जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट ने इसको लेके कानून पास किए। पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ मॉडल बिल लाता, कोई टेम्पलेट बिल लाता तो बात अलग थी, लेकिन पार्लियामेंट ने ओवरआर्चिंग बिल्स पास कर दिए ऐसी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि असल में स्टेट जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ठीक है, केवल यही नहीं तो आप इसमें कई सारे एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है या फिर आर्टिकल 356 SR बोम्मई केस आप बता सकते हैं कि जिसमें आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने
आगे जाके इंटरवेंशन करी और कहा कि कुछ कुछ केसेस में ही आप प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर सकते हैं, ऐसे मनमर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल को लागू नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिए इसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया है कि आप जो करंट सिचुएशन है, एपिडेमिक एक्ट, उसके बाद डिज़ास्टर एक्ट और जो रिसेंटली पास किए गए हैं फार्म एक्ट, इनको किस तरीके से इंक्लूड करना है, ये आपकी इसमें खास बात वो देखना चाहता है। फाइनली कंक्लूजन में हमें ये कहना ज़रूरी है कि विद द पासिंग टाइम द फेडरलिज्म इन इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बी रिविजिटेड एंड शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग नीड्स। आपको ये नहीं कहना कि फेडरलिज्म को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर हमें कि कंप्लीटली यूएसए की तरह फेडरल हो जाना चाहिए, कुछ भी आपको एक्सट्रीम नहीं कहना है। आपको तो केवल ये कहना है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है और जैसे जैसे हमारे देश की ज़रूरतें हैं वैसे वैसे हमें उन ज़रूरतों के हिसाब से अपने संविधान को बदलना ही होगा, क्योंकि जो चेंज है ये कांस्टेंट है, जो बदलाव है ये होना ज़रूरी है, ये होना अनिवार्य है। ठीक है, आप इस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। राइट, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको किस तरीके से स्टैंस लेना है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ऑल्सो एक और चीज़ आपको बताना मैं भूल गया क्वेश्चंस शुरू करने से पहले, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये असल में 15 मार्कर्स हैं, यानी कि 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स की आपके पास कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ड्स के आपके पास कमी नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है, लेट मी टेल यू, नॉर्मली जो बच्चे तैयारी करते हैं और जितनी भी आप टेस्ट सीरीज़ लिख के आते हैं, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि हर चीज़ में पहले पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव लिखते हैं और उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखना शुरू कर देते हैं। ये एक टिपिकल सा पैटर्न है जो कि हर बच्चा फॉलो करता आया है, लेकिन देखिए आपको हर बार ऐसा नहीं करना। ये पैटर्न जो है एक बहुत ही मैकेनिकल फॉर्मेट है ये, और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कभी कभार क्वेश्चन की टोन को समझना पड़ता है, आपको कभी कभार एग्जामिनर की टोन को समझना पड़ता है कि असल में एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से सामने आता है, Judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution। Judicial legislation का मतलब क्या है कि जब जुडिशरी कानून बनाने का काम करती है, जबकि काम ये किसका होता है, ये काम विधायिका का होता है। आपको मालूम है हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र के 3 इम्पॉर्टेंट अंग हैं, एक आपका विधायिका है, एक आपका कार्यपालिका है और तीसरा आपका न्यायपालिका है। ठीक है, अब जो है हर किसी का अपना अपना काम है, हर अंग का अपना अपना काम है। जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म करती है जुडिशरी और ये बोलती है कि जी आपका काम हम करेंगे, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, ये माना जाता है कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म को हम कभी कभार उसकी प्रेज भी करते हैं और कभी कभार हम उसकी निंदा भी करते हैं। राइट, लेकिन अभी आपसे सवाल आपका शुरू नहीं हुआ है। आपने जैसे ही ये पढ़ा तो आपने अपने दिमाग में ये एज्यूम कर लिया होगा कि आगे जाके जो एग्जामिनर है ये जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बात करेगा और कहीं ना कहीं मुझसे पूछेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको बताने हैं और फिर आपको कंक्लूजन देनी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें तो आगे जाके क्या होता है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस प्रेइंग फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो मैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आऊँगा जो हमारी मेन बॉडी है, आई विल कम बैक टू इट। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो काफ़ी आसान है। इंट्रोडक्शन में आपने कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया। आपका कीवर्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने बता देना है कि हमारे लोकतंत्र के 3 अंग हैं और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए रखा गया है सो दैट एक अंग दूसरे अंग के जो फंक्शंस हैं उसमें इंटरवीन ना करे, दखलंदाजी ना दे, और एट द सेम टाइम जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है ये कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए भी रखा गया है। ये चीज़ आपने सबसे पहले बोल देनी है। ये आपकी इंट्रोडक्शन खत्म हो गई है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस प्रेइंग फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, कि जो अब भारत में इतनी ज़्यादा PIL जो याचिकाएं दर्ज की जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड हैं? आप उसको जस्टिफाई करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टोन को ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है जस्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा डू यू एग्री
या डू यू थिंक, या एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि इसको आप एग्जामिन करो, नहीं, उसने एग्जामिन नहीं बोला, उसने क्या बोला है, जस्टिफाई करो। तो ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू से कि आप जुडिशल जो लेजिस्लेशन है, जो या फिर जो जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है उसके खिलाफ कुछ बोलें, जी नहीं, आपको तो उसका जस्टिफिकेशन देना है कि जो हो रहा है आपको उसके हक में बात करनी है। तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर बार पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो एक तार है उसी को पकड़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन की टोन को समझना होगा। मैं जल्दी से आपको इसका आंसर स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी 20-30 वर्ड्स में। सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर विच द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आर केप्ट सेपरेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज बिकॉज ईच ब्रांच इज गिवन सर्टन पावर्स सो दैट वो एक दूसरे को चेक कर सकें। इन रिसेंट टाइम अगर आप देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज गेटिंग ब्लर्ड डे बाय डे एज देर इज इंक्रीजिंग इंटरजेक्शन फ्रॉम द जुडिशरी टू द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शंस। इसके कई सारे उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं। 2G स्कैम है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस को कैंसिल किया था ऑफ 8 टेलीकॉम कंपनीज ऑन द ग्राउंड्स दैट द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन वाज फ्लॉड। ठीक है, ये अगेन ये जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है इसको आप स्किप कर सकते हैं, इट इज़ नॉट सो रेलिवेंट। आपका काम शुरू होता है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, जब आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, दूसरा उदाहरण भी मैंने आपको दिया है किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये देखने को मिलता है, ये भी आप बता सकते हैं। बट अगेन जो आपका मेन काम है, जो आपकी मेन क्वेश्चन की बॉडी है, वो असल में शुरू होती है यहाँ से, जस्टिफिकेशन जब आप देना शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजंस एंड बिटवीन सिटीजंस। जुडिशियल एक्टिविज्म काउंटर्स द ओपिनियन दैट द जुडिशरी इज अ मेयर स्पेक्टेटर व्हेन इट कम्स टू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ट्रू स्पिरिट। तो आपने क्या किया, जब आपने ये लाइन बोली तो आपने क्या कहा कि जी जुडिशियल एक्टिविज्म के हक में है हम, कि जुडिशियल एक्टिविज्म इस पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ है कि जुडिशरी केवल एक स्पेक्टेटर है, कि जुडिशरी केवल एक दर्शक है। जी नहीं, जुडिशरी केवल एक दर्शक नहीं है, जुडिशरी दखलंदाजी भी कर सकता है अगर उसको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ट्रू स्पिरिट में फंक्शन करे। तो इस चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, और इस चीज़ के हम फेवर में हैं। आपने देखा, हमने क्वेश्चन की टोन को पकड़ा, उसको ही आगे कंटिन्यू करवाया। सिमिलरली जुडिशियल इनोवेशंस टू हेल्प द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड, द जुडिशियल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू डू कंप्लीट जस्टिस। ये वाला वर्ड हमने यूज़ किया, पूर्ण रूप से न्याय। ठीक है, कंप्लीट जस्टिस, स्पेशली व्हेन द स्टेक्स ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड आर इन्वॉल्व। तो कंप्लीट जस्टिस करना भी रिक्वायर्ड है, और ये जुडिशियल इनोवेशंस ही कर पा रही हैं। उसके बाद डिग्रेडिंग लेवल ऑफ पॉलिटिक्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये दूसरा कारण है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ रही है, डिग्रेडिंग लेवल ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, जो आपके नए नए MPs और MLAs इलेक्ट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काम जुडिशरी का बन जाता है, जहाँ पे सभी के सभी लोग, कोई भी इलेक्टेड नहीं होता, सभी के सभी एक एग्जामिनेशन के थ्रू आगे आते हैं। और इसीलिए जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी कम हो चुका है पॉलिटिक्स का, और काफ़ी कम हो चुका है एग्जीक्यूटिव का, लेकिन लेजिस्लेचर का भी काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन जुडिशरी का लेवल आज भी उतना ही है। द जुडिशियल नज इज़ नेसेसरी टू कीप इंटैक्ट द मोरालिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका एक ऐसा अंग है डेमोक्रेसी का जो कि आज भी इंटैक्ट है। सिमिलरली फंक्शनैलिटी जो है ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काफ़ी रिजिड है। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फंक्शन थ्रू रूल्स एंड लॉज व्हाइल द जुडिशरी हैज़ द लिबर्टी टू एक्सरसाइज डिस्क्रेशन एंड विजडम। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, अगेन आपने क्या किया, आपने एग्जीक्यूटिव की आपने थोड़ी सी निंदा की, लेकिन साथ में आपने जुडिशरी की थोड़ी सी प्रेज की, जुडिशरी की आपने दिखाई कि कितनी जुडिशरी को आपने अच्छी इमेज में दिखाया। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है। देखिए अगेन पॉइंट्स आप लिख लेंगे, पॉइंट्स आप देख लेंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि डू यू अग्री, दिस इज नॉट वॉट वॉज आस्क्ड फ्रॉम यू। एग्जामिनर ने आपसे एग्जामिन करने को नहीं बोला, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं बोला कि डिस्कस, ये भी नहीं बोला, एग्जामिनर ने आपसे कमेंट करने को भी नहीं बोला। अगर एग्जामिनर ने ये कुछ भी कहा होता ना, कमेंट, एग्जामिन, डिस्कस, डू यू एग्री, तो मैं आपसे बोलता कि सबसे पहले पॉजिटिव बताइए, फिर नेगेटिव बताइए, और फिर जाके कंक्लूजन दीजिए। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे बोला है जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये भी बोलता इज इट जस्टिफाइड, तो भी आपकी जो तार है वो शायद यही वाली होती, तब भी आप यही मैं आपको बोलता पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अब वो बोल रहा है जस्टिफाई कीजिए,
समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आपको अप्रोच करना है और यही आपका तरीका होना चाहिए। द जुडिशियल इंटरवेंशन, देखिए हमने कंक्लूजन में यही चीज़ बोली है, इट हैज़ एमर्ज्ड एज अ नेसेसरी ईवल, PIL हैज़ एमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज फॉर मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेलरेटिंग द बैलेंस बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। While ideally there should be minimum intervention, it is difficult to do away within in a democratic setup with a large proportion of poor and the vulnerable people. Simple, आपने अगेन जुडिशरी का साथ दिया है क्योंकि आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट वही चीज़ कर रहा है। क्लियर है ये बात? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तो इस पे हम ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, फंक्शनरीज एंड फंड्स टू द कंटेम्प्रेरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी। Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तो जब हम इस बार पढ़ेंगे तो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा अप्रोच बनाने में। इसका आंसर स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। द रीज़न आई एम सेइंग इसका आंसर स्ट्रक्चर बहुत आसान है क्योंकि देखिए आपके नीचे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2018 का, जब ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हाट सोर्सेज द पंचायत कैन लुक आउट फॉर फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बताया गया था कि किस तरीके से पंचायतों को जो वित्तीय ग्रांट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली 2017 का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायतों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो वो आज फेस कर रही हैं। सिमिलर लाइंस पे 2015 का सवाल है जिसमें सेम चीज़ पूछी गई थी कि पंचायतों में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो 15, 17, 18, अब 2020 में आपसे फिर से वही सवाल पूछा गया है। तो हम आंसर स्ट्रक्चर पे समय व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन अप्रोच को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है। देखिए, strength and sustenance of local institutions in India has shifted from their formative phase of functions, functionaries and funds to the contemporary stage of functionality। क्या कहना चाह रहा है कि जब हमने लोकल इंस्टीट्यूशंस को बनाया था, उनका जो फॉर्मेटिव फेज था उस टाइम पे फंक्शंस, फंक्शनरीज और फंड्स की हमारी जो एक पूरा का पूरा स्लोगन निकाला गया था। लेकिन आज की डेट में जो कंटेम्प्रेरी स्टेज है, जो आज की डेट में हमारी तत्कालीन समय है, इसमें फंक्शनैलिटी के ऊपर बात आ गई है। ठीक है ना? तो ये जो आपका फंक्शनैलिटी है इसमें पूछा गया है हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन रीसेंट टाइम्स। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी में आज की डेट में क्या क्या दिक्कतें उनको महसूस करनी पड़ रही हैं। तो देखिए अब आपके कीवर्ड्स क्या क्या हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का थीम, आपके क्वेश्चन का थीम क्या है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपके क्वेश्चन का थीम है, यही बन जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ब्रीफली। इसके बाद आपने क्या बताना है? डिस्कस ब्रीफली अबाउट वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी ऑफ दीज बॉडीज। ठीक है, ये आपका एक केवल ट्रांजिशनरी पार्ट है, ये आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, आपको मेनली फोकस करना होगा चैलेंजेस। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस जो कि ये वाले लोकल पंचायत फेस कर रहे हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स आने चाहिए। अगेन आपने वे फॉरवर्ड नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? इवन दो आप ये सोचेंगे कि देखिए 250 वर्ड लिखे हुए हैं, क्रिटिकल चैलेंजेस पूछे हैं, आपसे वे फॉरवर्ड पूछा ही नहीं है, तो आप क्यों बता रहे हैं? और जब आप क्रिटिकल चैलेंजेस 250 वर्ड में बता सकते हैं तो वाई नॉट यूज़ दैट। आपको, आपका पूरा हक है कि आप 250 वर्ड में क्रिटिकल चैलेंजेस के बारे में ही बताएं। सो डोंट गो, इसके आगे ना जाएं, वे फॉरवर्ड के बारे में ना बताएं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिलीव मी। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लोकल गवर्नमेंट्स वर फॉर्मली इंट्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर मल्टीपर्पज बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, फिर वो कई सारी हों, फिर भले वो रोड्स हो, प्लानिंग हो, हाउसिंग, इकोनॉमिक, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, रिक्रिएशन वगैरह वगैरह। जब से ये बनाए गए हैं 1992-93 से बनाए गए हैं, देयर हैज़ बिन कंसिडरेबल एवोल्यूशन ऑफ दीज बॉडीज। However, some concerns remain in the functionality of these bodies। ठीक है कि इवन दो इनको बना तो दिया गया है और ये काफ़ी इवॉल्व भी हुई हैं, लेकिन आज भी कुछ मुसीबतें हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो कि इनकी फंक्शनैलिटी में हमें देखने को मिल रही हैं। इसी के बारे में अब आपने बात करनी शुरू कर देनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कौन लोग होते हैं? जो आप जैसे लोग हैं जो कि पेपर देके पेपर क्लियर करते हैं और उसके बाद आपकी नियुक्ति की जाती है, आपको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं
ये बाय रूल चलते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये बाय पॉपुलर वोट चलते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है कि रूल और पॉपुलर वोट में ऑब्वियसली फ़र्क होगा कि जनता कुछ कहेगी लेकिन नियम कुछ और कहेंगे। इवन दो नियम बनाए जनता के फेवर के लिए ही गए हैं, लेकिन जनता कभी कभार चाहती है कि चीज़ें ऐसे हों, हमारे तरीके से हों, तो तरीका जो है वो रूल डिटरमाइन करेगा। तो ये फ्रिक्शन बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन बिटवीन डीएम एंड द जिला परिषद। जिला परिषद में कई बार ऐसा होता है कि लोकल जो एमसी होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, म्यूनिसिपल वार्ड में जो इलेक्ट किए लोग हैं, उनमें आपस में नहीं बनती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है। सिमिलरली पॉलिटिकल राइवलरी विद द स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए जिला परिषद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो कोई और है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई और है। सेम चीज़ जो कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और सत्ता में होता है और राज्य सरकार में कोई और सत्ता में होता है तो उस स्टेट को इतना फेवर नहीं मिलता। सिमिलरली जब स्टेट गवर्नमेंट में कोई और है, लोकल गवर्नमेंट में कोई और होगा, तो उस लोकल गवर्नमेंट को इतना जो है फेवर नहीं मिलेगा। यही चीज़ आपने, जो चीज़ें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हैं वही चीज़ें स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की देखने को मिल जाती हैं। सिमिलरली पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसमें क्या है और इसमें दो सेम पॉइंट हैं। लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो लोग आते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। नॉट ओनली पढ़े लिखे, सशक्त नहीं होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छे से नहीं होती है, ज़्यादा कौशल नहीं होता है, ठीक है। साथ ही में लोकल गवर्नमेंट के पास उतना बढ़िया बुनियादी ढांचा नहीं होता है, इतना ज़्यादा सशक्त स्टाफ नहीं होता है, जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती है, ठीक है। लोकल बॉडीज़ आर इन डायर नीड ऑफ कैपेसिटी ऑगमेंटेशन सच एज एक्सपर्टीज इन प्लानिंग, प्रॉपर ऑडिटिंग मैकेनिज्म वगैरह वगैरह। और पोजीशन ऑफ पैरास्टेटल्स, ये देखिए सबसे ख़राब बात है ये पैरास्टेटल्स जो हैं। अभी क्या होता है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या होता है। असल में क्या होता है, जो DRDA बनी हुई हैं, और आपने DRDA नहीं, आपने कई बार अपनी शहरों में DDAs देखी होंगी। DDA को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से कंफ्यूज नहीं करना। DDA का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब एक तरफ तो DDA बनी हुई है, एक तरफ ज़िला परिषद बनी हुई है, ठीक है, तीसरी तरफ DM का दफ्तर भी है। ये सारी चीज़ें कर क्या रही हैं? जिला परिषद भी जिले के लिए काम कर रही है, जी हाँ कर रही है। DM का दफ्तर भी जिले के लिए काम कर रहा है और DDA भी जिले के लिए काम कर रही है। चलिए मान लेते हैं कि जो DM है ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन फिर आपने जब जिला परिषद थी तो आपने DDA क्यों बनाई? ये वाले सवाल हैं जो कि आज तक कोई आंसर कर ही नहीं पाया। और होता क्या है कि DDA में इतने सारे लोग आपने नियुक्त किए हुए हैं, तो अगर मान लीजिए कल को जिला परिषद बना दी गई है, अगर कुछ लोग कहें कि DDA को ख़त्म कर देते हैं, तो जो लोग DDA में काम कर रहे हैं उनका क्या? तो असल में ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इसको कहा जाता है पैरास्टेटल्स। पैरास्टेटल्स एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है जो कि बताता है कि पैरेलल इंस्टीट्यूशंस चलाए गए हैं, ठीक है, वही काम कर रहे हैं जो कि जिला परिषद कर रहा है, लेकिन आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्यों कर रहे हैं? स्पेशली जब DDA पुरानी होगी, जिला परिषद नहीं होगी, तो जिला परिषद की सुनेगा कौन, ठीक है। ऐसी कुछ दिक्कतें हैं विच आर डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द डिसीजन मेकिंग। अगेन मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहूँगा। जिला परिषद तो चलिए मान लेते हैं 73rd अमेंडमेंट के थ्रू बनी है। अब 74th अमेंडमेंट के थ्रू कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल्स बने हुए हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, साथ ही में आपने DDA बना दिया है और साथ में आपका जिला परिषद भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कितना हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये पोजीशन ऑफ पैरास्टेटल्स, ये पैरेलल जो आपका काम चल रहा है, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, जो कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी है, डुप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी है, जिसकी वजह से जो जिला परिषद बनाई गई थी, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू शो इन दिस पोजीशन ऑफ पैरास्टेटल्स। सो अल्टीमेटली आपने कंक्लूजन देना है कि LSG बॉडीज़ यानी कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ कैन प्रूव इंपॉर्टेंट फैक्टर in accelerating development, but this would take more than just allocating funds and functions. The bodies need comprehensive empowerment for all possible dimensions, including funds, functions and functionaries and functionalities भी कह सकते हैं, कि जब तक आप इनको कंप्लीट तरीके से सशक्त नहीं करेंगे तब तक ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अप्रोच क्लियर है। बेसिकली 250 वर्ड्स में से आपको 200 वर्ड जो है वो केवल चैलेंजेस के बारे में बात करनी है जितना हो सके। इंट्रोडक्शन काफ़ी सिंपल है, 73-74 अमेंडमेंट बता देनी है, 92-93 बता देना है कि कब से ये काम कर रहे हैं, कंक्लूजन में बता देना है कि इन सभी चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। देखिए मैंने कहीं पर भी वे फॉरवर्ड की बात पूरे आंसर स्ट्रक्चर में नहीं करी है, क्योंकि पूछा नहीं गया है तो आपको नहीं करनी है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो अगला सवाल है, राज्यसभा हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। हिंदी में देख लीजिए,
उपयोगहीन स्टेपनी टायर, जैसे किसी गाड़ी का या किसी दो पहिए वाहन का उपयोगहीन स्टेपनी टायर होता है, से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सहायक अंग, सपोर्टिंग ऑर्गन बन चुका है, में रूपांतरित हुआ है। हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन विच द ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। सो देखिए, सेकंड आपका जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो तो केवल एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पहला स्टेटमेंट को आपको उठाना है और उस स्टेटमेंट से आपने अपने क्वेश्चन की इंट्रो बना देनी है। ठीक है, सो डिस्कस द रोल ऑफ राज्यसभा ब्रीफली। आप बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम शब्दों में राज्यसभा का जो रोल होता है, उसका जो मेन हम कह सकते हैं काम होता है, उसके बारे में बता सकते हैं। थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, कितने समय के लिए होते हैं, एंड सो ऑन, परमानेंट हाउस है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। लेकिन जो आपका मेन आंसर है वो असल में शुरू होता है, हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन विच द ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। उन कारकों तथा कसहत्रों को आलोकित कीजिए जहां ये रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है, कि जहां पर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में मिल सकती है। तो एक्सप्लेन इट्स इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडियन पॉलिटी। यहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके से राज्यसभा का जो रिसेंटली सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है वो कैसे कैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो अप्रोच काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। आंसर भी उतना मुश्किल नहीं है, मैं कहूँगा। इंडिया हैज़ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसमें कि आपका जो एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा आपका डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है। ये आपने ब्रीफली बता दिया, ठीक है। उसके बाद ओवर द ईयर्स द राज्यसभा हैज़ एमर्ज्ड एज अ मोर सिग्निफिकेंट देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ इट। ये छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, द काउंटर पार्ट ऑफ राज्यसभा इन यूएस इज नोन एज सेनेट, वाइल इन यूके इट इज़ कॉल्ड एज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये केवल आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए है, थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमने यहाँ पे दी है, बट अदरवाइज इसका आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ इक्वली फाइन अगर आप इसका मेंशन नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है इसका आंसर में लिखने का, ठीक है। कमिंग टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर राज्यसभा का अब जो सिग्निफिकेंस है, राज्यसभा की जो अहमियत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सबसे पहले देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसमें समझने में थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। Rajya is a more mature house, while the lower house, mainly because of its nature of being elected by voters, has seen more full-time political activists over the years. Rajya Sabha has been more like an eclectic mix of minds. कितना फ़र्क है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में क्या होता है कि आपके जो लोग चुने जाते हैं वो हम जैसे और मुझ जैसे लोगों, आप जैसे और मुझ जैसे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें आपको मोस्टली पॉलिटिशियंस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है वहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पॉलिटिशियंस ही होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा में आपको अलग अलग तरह के माइंड्स का एक अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ, एज पार्टीज कुड अफोर्ड टू नॉमिनेट राइटर्स, एक्टर्स, इकोनॉमिस्ट और इवन पोइट्स और पॉलिटिकल लीडर्स। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ लेखक भी मिलते हैं, कुछ आपको अभिनेता भी मिल जाते हैं, कुछ आपको जो है इकोनॉमिस्ट यानी कि जो आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं वो भी मिल जाते हैं, कभी कभार आपको कोई पोएट मिल जाता है, और आपको पॉलिटिकल लीडर्स भी मिल जाते हैं जो कि अपनी मास अपील को लेके इतना चिंतित नहीं होते कि लोग क्या सोचेंगे या फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे बारे में क्या सोचेगी। उनको इन चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए राज्यसभा आपको, आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा में जो डिस्कशंस, जो डेलिब्रेशंस, जो डिबेट्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर लेवल पर होती हैं, पॉलिटिकल लेवल पर नहीं होती हैं। तो इसीलिए राज्यसभा का सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड थिंग इज, और ये जो पूरा का पूरा बेसिकली इस पूरे के जो पहला पॉइंट है, इसका जो मेन असल में जिसको आपको हाईलाइट करना है, जिसको आपको अंडरलाइन करना है, वो यही वाला पॉइंट है कि बिकॉज जो आपके राजनीतिक दल हैं ये नॉमिनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये पूरी की पूरी चीज़ सामने आती है। Representative of the state's interest, Article 249 allows the Parliament to legislate on matters enumerated in the state list if Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority। आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 249 आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और राज्यसभा के पास ये पावर रहती है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट में लिस्टेड हैं उनके ऊपर भी कानून बना सकता है अगर 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास करवा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। यही नहीं, राज्यसभा आपको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। लोकसभा आपको मालूम होगा हर 5 साल में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा चुनी जाती है, लेकिन जो आपका
राज्यसभा है, इट इज़ अ परमानेंट हाउस. बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर. तो ये आपको एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है. दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ फ्यूजन ऑफ न्यू एंड ओल्ड इन द हाउस. ये देखिए कितनी अच्छी बात है ये, कि इसकी वजह से आपको पुराना भी और नया भी दोनों का एक बहुत ही अच्छा फ्यूजन देखने को मिल जाता है, विच इज़ कस्टमरली डिस्क्राइब्ड एज अ हाउस ऑफ एल्डर्स. ये शब्द वैसे अब कहना उतना सही नहीं है, बिकॉज अब कई सारे यंग लोग भी हैं, कई सारा यंग ब्लड भी है जो कि अब राज्यसभा में आपको देखने को मिल जाता है. सो यू कैन अवॉइड यूजिंग दिस वर्ड, बट येस, एक बहुत अच्छा वर्ड है फ्यूजन ऑफ न्यू एंड ओल्ड, ये आप लिख सकते हैं. This type of arrangement is designed to secure the representation of past as well as the current opinion. पुराना ओपिनियन भी आपको मिल जाता है और करंट ओपिनियन भी आपको मिल जाता है. सो ये बड़ी अच्छी बात है. केवल इतना ही नहीं, और भी आप बता सकते हैं. राज्यसभा के पास ये पावर है, और ये पावर संविधान के आर्टिकल 312 के द्वारा दी गई है, जिसके चलते राज्यसभा कैन क्रिएट मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. आज की डेट में ऑल इंडिया सर्विसेज आपको मालूम होगा IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, विच आर कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स इफ द राज्यसभा पासिस द रिक्विजिट रेजोल्यूशन. तो ये वाली पावर राज्यसभा के पास है, जिसकी वजह से उसका सिग्निफिकेंस अब और भी इंपॉर्टेंट है. अपर हाउस ने, राज्यसभा ने पहले भी कई बार रेजोल्यूशंस पास किए हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विसेज एंड इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. ये भी देखिए, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और मान लीजिए प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन लाने की आवश्यकता पड़ रही है, देन द राज्यसभा अलोन कैन अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. तो इन सब चीज़ों में आपने देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने अलग अलग सिनेरियोज बताए. सबसे पहले कि राज्यसभा में डिस्कशंस और जो डिबेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो सकती हैं, स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. आपने अलग अलग पहलू कवर किए हैं, इसीलिए आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाता है. सो जब आपसे ऐसी चीज़ पूछी जाती है तो ट्राई नॉट टू लिमिट योर सेल्फ टू जस्ट पॉलिटिकल थिंग्स. अक्सर मैंने देखा है बच्चे बस ये वाला पहला पॉइंट लिख देते हैं और उनको इसी को इलैबोरेट करते रहते हैं. जितनी ज़्यादा डायमेंशंस आप देंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे की जो समझ है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि राज्यसभा केवल एक काम नहीं करती, वो कई सारे काम करती है. ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिस कर देते हैं. कुछ बच्चे नॉर्मली मैंने देखा है, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा किताबों को फॉलो करते हैं, उनके दो पॉइंट्स होते हैं, एक ये 249 वाला और दूसरा पॉइंट होता है ये वाला 312 वाला. लेकिन ये वाले पॉइंट्स भी हैं जो आपको मेंशन करने हैं, किस तरीके से ये कंटिन्यूटी देता है, किस तरीके से ये बहुत ही मैच्योर हाउस है, ये चीज़ें भी आपको मेंशन करनी ज़रूरी हैं. तो दिस इज़ हाउ योर आंसर बिकम्स रिच. देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पॉइंट्स याद नहीं आते. इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको अलग अलग डायमेंशन से पॉइंट्स दिए जाएं, सो दैट आप उस तरीके से आपका जो माइंडसेट है क्रिएट हो सके. क्लियर है. नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. ये क्वेश्चन एक तरीके से रेपिटेशन है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार जो पूछा गया है वो थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है. पहले आप 2017 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पढ़ते हैं. Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer. कि क्या जो NCW है, क्या वो जो प्रॉब्लम्स महिलाएं फेस कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर्स में, ठीक है, क्या उसको वो टैकल कर पा रहा है, क्या उसको वो एड्रेस कर पा रहा है. क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है, ध्यान से देखिए. विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन. ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया. ये जो पार्ट है ये नया पार्ट है, ये आपके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था. डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया. जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया था. 2017 वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन प्रॉब्लम्स को सही से एड्रेस कर पा रहा है. तो वहाँ पर हमने किया क्या था असल में, अगर आप इस क्वेश्चन का जाके आंसर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमने डिस्कस यही किया था कि व्हाट आर द वेरियस वीकनेसेस जो कि NCW फेस कर रहा है. ठीक है, और वीकनेसेस को डिस्कस करने के बाद हमने बताया था कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि आप NCW को किस तरीके से एम्पावर कर सकते हैं यदि वो इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और सक्षम आप उसको बनाना चाहते हैं तो. ठीक है, तो आपने क्या किया, वीकनेसेस डिस्कस किए और वे फॉरवर्ड डिस्कस किया. अभी भी आप यही चीज़ें कवर करेंगे मोटा मोटा. पहले पार्ट को अगर आप छोड़ दें, विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, इसको अगर आप छोड़ दें, सेकंड पार्ट देखिए, अप्रोच का मेरा सेकंड और थर्ड पॉइंट देखिए.
Mention steps required to confer constitutional status to a commission. Explain the impacts of giving constitutional status to the National Commission of Women. तो यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट होगा ना, explain the impact, ये बेसिकली आप इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि जो इसकी वीकनेसेस हैं वो कम हो सकती हैं एंड सो ऑन। तो मोटा मोटा आपका जो आंसर स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा वही कंटेंट होगा जो आपने पहले 2017 वाले आंसर में लिखा है, ऑलमोस्ट वही कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जो पहला पार्ट है वो थोड़ा अलग है ऑब्वियसली। विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, ये टोटली आपका स्टैटिक पार्ट है। एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन, पहले आपको बताना होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड बन चुका है, तो इसको कीवर्ड को एक्सप्लेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप ये ना एज्यूम करें कि एग्जामिनर आपको इसके लिए माफ़ कर देगा। यू हैव टू एक्सप्लेन द कीवर्ड की असल में इसका मतलब क्या है। मेंशन स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ये आपका मेन पार्ट तो है ही। सो यहाँ पे अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट, ये आपका 7.5 मार्क्स इसके हैं, और जो ये वाला पार्ट है डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, 7.5 मार्क्स इसके हैं। कंप्लीटली आपका क्वेश्चन दो हिस्सों में बटा हुआ है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। आयोग के संवैधानिकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं। संवैधानिकरण यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है, क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग का संवैधानिकता प्रदान करना भारत में लौकिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा या नहीं, कारण बताइए। अब देखिए, जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले पार्ट में हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे। रिसेंटली जो एनसीबीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, आपको मालूम होगा, और जो एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, इट वाज आई थिंक मेड नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, NCSEDBC. A commission is constitutionalized when it is made subject to the provisions of the country's constitution. ये आपका जो पहला पार्ट था ना, explain the term constitutionalization of a commission, ये उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे ये आपके सामने दे दी है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर एक कमीशन को आप जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अधीन ले आते हैं तो बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया है। अभी क्या था, फॉर एग्जांपल आपका जो एनसीबीसी है, इसके पहले क्या था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी यानी कि ये एक कानून के तहत बनाई गई बॉडी थी, राइट। इट वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट नाउ इट वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो कमीशन में अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर ग्रांटिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और अल्टरनेटिवली सच प्रपोजल में कम फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि या तो कमीशन गवर्नमेंट के पास जा रहा है या फिर गवर्नमेंट बोल रहा है कि जी नहीं हम तो करना ही चाहते हैं। सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट पासेज अ बिल, आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट, एंड उसके बाद पार्लियामेंट कैन अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर्स। तो ये आपके 4 कदम है। पहले कमीशन ने अप्रोच किया, गवर्नमेंट खुद भी प्रपोज कर सकती है, फिर पार्लियामेंट ने बिल पास किया, फिर 368 में अमेंडमेंट करी, एंड फाइनली उसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन है, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला था, जो 2003 में 89th अमेंडमेंट पास करी गई थी। इसके तहत आपका आर्टिकल 338A इंसर्ट किया गया था। सिमिलरली जो आपका सबसे रिसेंट हुआ है 2018-19 की बात है, जिसमें आपने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया है थ्रू 102nd अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 338B को ऐड किया गया है। ठीक है, अब कमिंग टू द सेकंड पार्ट। अब देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ना इश्यूज ऑफ NCW, तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि वाई इज द NCW एबल टू स्ट्रैटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम। तो ये वही वाली चीज़ है जो आपको यहाँ पे एड्रेस करनी है। ठीक है, और सेम चीज़ें आएंगी कि इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, पैसा है, ये इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेंटर गवर्नमेंट फॉर फंड्स। उसके बाद लैक ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता नहीं है, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर कमीशन डजंट हैव द पावर टू पिक इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो अक्सर देखा भी है कि ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि अक्सर वैसे रिटायर हो चुके होते हैं, उनको गवर्नमेंट अकोमोडेट या एडजस्ट करने के लिए ऐसे कमीशन का हिस्सा बना देती है। उसके पास कोई खास पावर्स नहीं है टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। द NCW प्रेजेंटली डज हैव ओनली रिकमेंडर पावर्स, रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेटरी पावर्स हैं, केवल सुझाव दे सकती हैं, उसको लागू करने की शक्ति इनके पास नहीं है। द मेजर सजेस्टेड बाय द कमीशन इज नॉट बाइंडिंग एट ऑल ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये वही दिक्कतें हैं जो कि इट इज़ समथिंग लाइक अ टूथलेस टाइगर। ठीक है, तो NCW बना तो दिया है, लेकिन क्या वो वाकई में काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अब देखिए, डू यू थिंक इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टू द NCW वुड एंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस।
तो फिर आप फाइनली कंक्लूजन में बताएंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीडब्ल्यू वुड सर्टनली इंक्रीज इट्स क्रेडेंशियल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वुमेन राइट्स, कि ऑब्वियसली अगर आप उसका संवैधानिकीकरण कर रहे हैं तो उसकी जो शक्तियां हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज तो हो ही जाएंगी। हाउएवर, इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जेंडर जस्टिस, merely giving constitutional status would not yield much impact until and unless the body is entrusted with significant constitutional powers। तो आपने अपने आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बताया कि देखिए कमियां हैं, इन कमियों को हम दूर कर सकते हैं अगर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं, लेकिन केवल ये स्टेटस देने से भी ऐसा नहीं होगा कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है केवल उससे ये नहीं होगा कि आप कंप्लीट पूर्ण रूप से जो जेंडर जस्टिस है वो कर पा रहे हैं। जब तक आप उसको असली तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं देते हैं तब तक आप कंप्लीट जेंडर जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट दिस आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से। इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। ठीक है, एग्जामिनर ने आपके स्टैटिक पोर्शन को भी टेस्ट किया और आपके करंट अफेयर्स की पकड़ को भी टेस्ट किया है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट अ वेरी वेरी टफ पार्ट, जिसमें कि हम बात करेंगे रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये पार्ट 3 होने वाला है जीएस पेपर 2 का। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।